सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, मैं चंदन अग्निहोत्री आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूं। एक प्रश्न है जो मुझसे एक हमारे YouTube दर्शक ने पूछा है और मुझे लगता है आज के इस दौर में यह परिस्थिति किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है, जो इस प्रकार है। जैसे एक लड़का लड़की के बीच कुछ समय तक स्वेच्छा से शारीरिक संबंध रहे और जब लड़का उसको छोड़ देता है तो उस पर रेप या दुष्कर्म का केस क्यों जायज है, जबकि यह एक धोखा माना जाना चाहिए। एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते आपको सटीक जवाब ही दूंगा और इस प्रश्न के बारे में मैं आपको तर्क के साथ समझाऊंगा। आपने पूछा कि यदि लड़का लड़की एक दूसरे की सहमति से संबंध बनाते हैं तो बलात्कार या दुष्कर्म का केस क्यों हो जाता है। तो जनाब, आपके सवाल का जवाब आपने क्योंकि तर्कों सहित मांगा है तो आपको बता दूं कि बलात्कार, जिसको कानून की भाषा में रेप या हिंदी में बलात्संग कहते हैं, बलात्कार होता ही जब यह तो पीड़ित लड़की की सहमति के खिलाफ उससे शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं या वह पीड़िता सहमति देने के काबिल नहीं है। मतलब कि या तो वह नाबालिग है या सहमति नशे की हालत में या किसी ऐसी परिस्थिति में ली गई है जिसमें स्वस्थ सहमति होना नहीं कहा जा सकता, और सहमति किसी ऐसी परिस्थिति का मिथ्या निर्माण करके ली गई है जो परिस्थिति यदि ना होती तो पीड़ित सहमति ना देती। जैसे फर्जी शादी करके उसको ये दिखाना कि आपने शादी कर ली है, परंतु असल में ऐसा नहीं है, जो आप समझ गए होंगे कि सहमति होना ही काफी नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में तथा बिना झूठे तथ्यों के ली गई होनी चाहिए। और अब यदि आपने स्वस्थ सहमति प्राप्त कर ली है और आपकी पार्टनर बालिग यानी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है तो आप कंसेंटिंग सेक्स यानी आपसी सहमति से संभोग कर सकते हैं। कानून आपको किसी प्रकार की सजा नहीं देगा। भारत में आपसी सहमति से दो बालिग स्त्री पुरुष आपस में संबंध बना सकते हैं और यह पूरी तरह से कानूनी है। अब आप कहेंगे कि लड़की तो मेरी प्रेमिका ही थी, तो वह कैसे मुझ पर बलात्कार का आरोप लगा सकती है। तो जनाब, यदि आपकी बात को ही मान लें और कानून भी बस बलात्कार जैसे केस में ये जानकर कि पीड़िता किसी की प्रेमिका थी, आरोप को छोड़ दे, और तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेमी जब चाहे प्रेमिका के साथ यौन शोषण करे। ऐसे में प्रेमी को कानून का कोई डर ही नहीं रहेगा और वह जब चाहे मनमानी करेगा। अब क्योंकि वह आपकी प्रेमिका है तो वह तो कोई केस कर ही नहीं पाएगी। तो आप ही बताओ, वह प्रेमी द्वारा जबरदस्ती करने पर क्या करेगी। उपरोक्त परिस्थिति ना हो इसलिए ही कानून में सहमति का महत्व सबसे अधिक है। अभी यदि आपकी प्रेमिका है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि आपको कोई लाइसेंस मिल गया है उसके साथ संभोग करने का। यहाँ पर आपको बता दूं कि जब भी आप अपनी प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं तो उसकी सहमति हर बार लेनी होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको भले ही आपकी प्रेमिका ने 9 बार संभोग करने की सहमति दी हो, समझिए, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि 10वीं बार आपको कोई अधिकार है, 10वीं बार भी आपको सहमति लेनी होगी। और सहमति बिना आपने संभोग किया तो वह बलात्कार का अपराध घटित करने के लिए पर्याप्त है। अब अगर ऐसी स्थिति है कि आपकी प्रेमिका स्वस्थ सहमति से उसके साथ संभोग करते रहे, आप अपनी प्रेमिका के साथ स्वस्थ सहमति से संभोग करते रहे और अचानक आप उससे अलग हो गए, तो ऐसे में प्रेमिका को क्योंकि एक मानसिक आघात पहुंचता है या लगता है और वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है, तो वह ऐसे में बदले की भावना से ग्रसित होकर यह कह सकती है कि प्रेमी ने मुझे शादी करने का वादा करके मेरे साथ संभोग करने की सहमति प्राप्त की थी। अब क्योंकि शादी का झूठा वादा करके सहमति प्राप्त की गई थी तो सहमति दूषित हो गई और ऐसी दूषित सहमति को स्वस्थ सहमति नहीं माना जा सकता, इसलिए सहमति शून्य समझी जाएगी। और जनाब, जब सहमति ही शून्य हो गई है, सहमति ही नहीं रही, तो आपके द्वारा किया गया सेक्स या संभोग बलात्कार यानी कि रेप हो गया। अब आपकी प्रेमिका जो रिपोर्ट दर्ज कराएगी वह ये कहेगी कि उसने शादी का झांसा देकर उससे बलात्कार किया। अब आपको लगेगा कि मैंने तो बस धोखा दिया था, मगर जनाब आप भूल गए,
आपने अपनी प्रेमिका के साथ संभोग किया था और वह भी शादी का झूठा वादा करके दूषित सहमति लेने के बाद। लेकिन अब आपको बता दूं कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शादी का झांसा देकर सेक्स करने को बलात्कार नहीं माना है। कोर्ट का कहना है कि एक बालिग पढ़ी लिखी लड़की यह नहीं कह सकती है कि उसको झूठ बोला गया और उसने विश्वास कर लिया। इसलिए हमेशा स्त्री की सहमति और असहमति का आदर कीजिए, क्योंकि नो का मतलब नो होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। मुझे लगता है अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई प्रश्न बाकी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपको उसके बारे में एक बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूं और आगे भी कानून से संबंधित जानकारी आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।